हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में G20 का 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की सऊदी अरबिया ने। अब ध्यान रखिएगा, ये जो आपका समिट हुआ है वो आपका वर्चुअली आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता की सऊदी अरबिया के जो किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज ने। ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से आपका इस समिट में वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें आपका इस साल के थीम की यानी 2020 में जो 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे सऊदी अरबिया ने आपका अध्यक्षता की, उसकी थीम है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल, यानी सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को हासिल करना। अगर बात करें आपका G20 की, तो G20 की स्थापना आपका 1999 में होती है। होता क्या है दोस्तों, जब आपका 1997 से 98 के बीच में, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब 1997 से 1998 के बीच में पूरे एशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगता है, ठीक है ना, यानी आर्थिक संकट आपका बढ़ने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में इस आर्थिक संकट को, इस आपका इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकने के लिए 1999 में G20 संगठन की स्थापना की जाती है। अब ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है यानी इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहीं नहीं है, बल्कि जो भी देश आपका मेज़बानी करता है समिट की, तो वही आपका उस साल का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें जो टोटल मेंबर हैं वो आपका 20 मेंबर हैं, जिसमें आपका 19 कंट्रीज़ हैं और आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है EU। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और भारत आपका G20 का परमानेंट मेंबर है, यानी G20 में भारत भी शामिल है। अगर बात करें G20 के प्रथम शिखर सम्मेलन की, तो इसके प्रथम शिखर सम्मेलन का यानी फर्स्ट समिट का जो आयोजन होता है वो होता है आपका 2008 में, और इसका आपका आयोजन किया जाता है वाशिंगटन DC यानी USA में। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेगा। अगर बात करें इससे पहले आपका 2019 में इसका 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, यानी 14th शिखर समिट इसका आयोजित होता है, और वो होता है जापान का एक शहर होता है जिसका नाम होता है ओसाका। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखेगा। अगर दोस्तों बात करें G20 आपका मेंबर्स की, तो G20 मेंबर में जितने भी 20 आपका मेंबर शामिल हैं वो सारे के सारे या तो डेवलप कंट्री है यानी या डेवलपिंग कंट्री है, यानी कहने का मतलब आपका विकसित देश है या विकासशील देश है। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखेगा। और इस बार का जो समिट हुआ वो आपका पहला वर्चुअली समिट था जब से G20 के 2008 से समिट स्टार्ट हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में किस देश के लोगों ने अपने राष्ट्रगान को बदलने की मांग की है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में न्यूज चैनल्स में या आपका समाचार पत्रों में ये खबर काफ़ी चर्चाओं में है। अब चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि आपका जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो जनता है, वो लगातार आपका अपने नेशनल एंथम को चेंज करने के लिए सरकार पर क्या डाल रही है, दबाव डाल रही है। अब क्या है इसकी पूरी कहानी, और ये जो नेशनल एंथम है इसको आपका बदलने की मांग क्यों की जा रही है, पूरी की पूरी कहानी को समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप। क्या जो सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप। ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम लोग वर्ल्ड का मैप पढ़ते हैं या इंडिया का मैप पढ़ते हैं या किसी भी देश का मैप पढ़ते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? इस तरीके से, ये रहा आपका क्या, साउथ यानी दक्षिण, ये रहा आपका क्या,
ईस्ट, ईस्ट यानी पूरब, ये क्या रहा आपका वेस्ट यानी आपका पश्चिम, और ये रहा आपका नॉर्थ। अब ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा शहरों का आपका जो नामकरण हुआ है वो आपका दिशाओं के आधार पर ही हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, ये वेस्टर्न है तो इसको आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये आपका नदर्न साइड है तो इसे आपका नदर्न टेरिटरी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया का, और ये है आपका साउथ और इसे आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। अब हमारे पास क्या बचा, ये आपका जो ईस्ट वाला इलाका है वही हमारे पास बचता है। अब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये आपको दिख रहा होगा क्वींसलैंड, ये दिख रहा होगा न्यू साउथ वेल्स, और ये है आपका विक्टोरिया, और नीचे आपको एक थोड़ा सा आपका द्वीप दिख रहा होगा जिसका नाम है तस्मानिया। अब इनका नाम तो दिशाओं के आधार पर है, ठीक है ना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, सॉरी, और आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। इसका नाम आपका इसी पैटर्न पे है, लेकिन इसका नाम उस पैटर्न पे नहीं, यानी दिशाओं के पैटर्न पे नहीं। ये क्यों नहीं है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो न्यू साउथ वेल्स है, यूके के अंदर भी आपका न्यू साउथ वेल्स नामक एक शहर स्थित है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका इसी शहर का ऑस्ट्रेलिया में मिलता जुलता नाम है न्यू साउथ वेल्स, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें विक्टोरिया की, तो विक्टोरिया आपका कौन थी, यूनाइटेड किंगडम की यानी ब्रिटेन की महारानी थी। कौन थी, महारानी थी, और उसी के नाम पर उसी के क्षेत्र को आपका विक्टोरिया नाम रखा गया, ठीक है ना। और इसी के आधार पर जहाँ पर वो रहती थी उसको क्वींसलैंड रखा गया। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि भैया इसी के पीछे पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है राष्ट्रगान को चेंज करने की। अब ध्यान रखिएगा, आज तक ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति नहीं आपका जो है निर्वाचित होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति होता ही नहीं है। अब आप सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं होता है, इसको भी बता देते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपका राष्ट्रपति का कोई पद ही नहीं है, और साथ में ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया आपका कोई रिपब्लिक देश नहीं है, यानी आपका यह एक गणतंत्र नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि गणतंत्र उस देश को कहा जाता है जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है निश्चित समय के लिए। कितने समय के लिए, निश्चित समय के लिए उस देश का जो अध्यक्ष होता है, जैसे भारत का कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। और राष्ट्रपति का 5 वर्ष के लिए भारत में क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है ना। और वो चुनाव कौन करता है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली जनता करती है, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, जबकि आपका ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि भैया ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आज भी जो यहाँ की प्रमुख शासक है वो ब्रिटेन की महारानी है, यानी आपका जो वर्तमान में क्वीन एलिजाबेथ हैं वही यहाँ की प्रथम अध्यक्ष हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि भैया तो प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में आपका यहाँ पर ये सिचुएशन क्यों आ रही है, उसको समझने पहले हमें आपका इतिहास में थोड़ा सा झांकना होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका 26 जनवरी को, कब, 26 जनवरी को आपका हैप्पी ऑस्ट्रेलिया डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हैप्पी ऑस्ट्रेलिया डे। अब समझते हैं इसकी पूरी की पूरी थ्योरी क्या है कि यहाँ पर हैप्पी ऑस्ट्रेलिया डे मनाया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जब आपका ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है, यानी यूनाइटेड किंगडम में औद्योगिक क्रांति होती है, और जब यहाँ पर आपका उद्योग बढ़ते हैं, आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन धीरे धीरे शहरों की ओर बढ़ती है, तो वहाँ पर अपराध भी क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। जब इंग्लैंड में अपराध बढ़ते हैं तो आपका उन अपराधियों को जो सरकार होती है, सरकार को क्राइम रोकने के लिए उनको पकड़ना पड़ता है, और जब पकड़ते हैं तो भैया 18वीं सदी के आसपास में यहाँ के जेलों में इतने कैदी हो जाते हैं कि जेलों में जगह ही नहीं होती है।
क्या नहीं होती है, जगह ही नहीं होती है। अब ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया की खोज है वो एक्चुअली में एक थॉमस कुक नामक ब्रिटिशर्स ने की थी। अब जब ये थॉमस कुक नामक व्यक्ति इसकी आपका खोज करता है, ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है, तो ध्यान रखिएगा उस समय ये जो ऑस्ट्रेलिया था वहाँ पर जनजातीय लोग रहते थे, यानी ट्राइबल्स लोग रहते थे। तो होता क्या है, जब ये थॉमस कुक इस क्षेत्र को आपका जो है देखता है, खोज करता है, तो उस समय ये आपका एक आइलैंड के रूप में था, यानी एक आपका जो है आइलैंड था, ठीक है ना। जब ये आइलैंड के रूप में होता है या आपका जो है द्वीप के रूप में होता है, तो होता क्या है कि उस समय जेम्स कुक ब्रिटेन को ये सजेशन करता है, यूनाइटेड किंगडम को ये सजेशन करता है कि आप एक काम करिए, यहाँ पर रहने लायक जगह है और जो भी कैदी आपके पास है, यानी ब्रिटेन में जो बहुत ज़्यादा कैदी हैं, वो आपका क्या करें, इस आइलैंड में उनको भेज दें। जैसे भारत में आपने शायद सुना होगा काला पानी की सज़ा होती थी, तो उसी तरीके से ब्रिटेन में जो क्रिमिनल्स होते थे, जो अपराधी होते थे, उनको काला पानी टाइप की सज़ा देकर इस आइलैंड में यानी ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था, ठीक है ना। अब अभी आपत्ति क्यों है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान। अब इसको जैसे हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, जनगण मन कहा जाता है, वैसे ही यहाँ पर एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब इसकी एक दूसरी लाइन है, ठीक है ना, दूसरी लाइन है फॉर वी आर यंग एंड फ्री। इसी लाइन को लेकर आपका यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है कि इस लाइन को भैया चेंज किया जाए। अब क्यों चेंज किया जाए, फिर आते हैं हम लोग अपनी उसी कहानी पर। अब होता क्या है, जब आपका ये जो 26 जनवरी, माफ़ करिएगा, जो 26 जनवरी थोड़ी देर पहले मैंने आपका जिक्र किया था, इसी दिन हैप्पी ऑस्ट्रेलिया डे मनाया जाता। अब ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपका ये जो आइलैंड था, इस आइलैंड को जब थॉमस कुक ने खोजा और कुक ने सजेशन किया कि भैया यहाँ पर आप कैदी क्या कर सकते हो, भेज सकते हो इन्हें सजा के रूप में। तो होता क्या है कि जो ब्रिटिश होता है, यूनाइटेड किंगडम होता है, वो आपका यहाँ पर सैनिकों और कैदियों को भेज देता है। और जब सैनिकों और कैदियों को भेजता है, तो ये जो पहला आपका खेप होता है, या ये कहें कि कैदियों जो आपका कैद करके जो नावों के थ्रू यहाँ पर पहुँचाया जाता है, वो सबसे पहले जो कैदी आते हैं वो आपका 26 जनवरी 1788 को आते हैं। कब आते हैं, 26 जनवरी 1788 को। जो कैदियों की जो पहली आपका किस्त कहें या पहली आपका जो है खेप कहें, वो आपका यहाँ पर 26 जनवरी 1788 आपका को आते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको शायद समझ में आएगी होगी। अब ध्यान दीजिए, होता क्या है, जब ये पहली बार आते हैं तो इसी के उपलक्ष्य में आपका यहाँ पर क्या मनाया जाता है, हैप्पी ऑस्ट्रेलिया डे। यानी जो कैदी और सैनिक आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर पहली बार कदम रखते हैं, तो उसी को यहाँ पर आपका 26 जनवरी को हैप्पी ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में मनाया जाता है। जबकि ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट डे नहीं मनाया जाता, अभी भी इनका कोई अपना जो स्वतंत्रता दिवस नहीं है, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब यहाँ पर ये जो कैदी और सैनिक आते हैं, तो यहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते थे उनका स्थान ले लेते हैं और इन आदिवासियों को यहाँ से क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। कहने का मतलब मार देते हैं, उनके साथ आपका ज्यादती करते हैं। तो वर्तमान में यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो ऑस्ट्रेलिया में केवल 1% हैं। तो भैया जब पहले यहाँ पर 100% थे, तो वो 99% गए कहाँ, तो ये 99 जो % है उनको आपका यहाँ पर मार दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसे में आपका यानी अभी वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, यूरोपियन ऑस्ट्रेलियाई हैं, ठीक है ना। तो उनका ये मानना है कि इस तरीके से जब मूल निवासियों के साथ अत्याचार किया गया, तो हाउ कैन बी यंग एंड फ्री, हम कैसे आपका जो है स्वतंत्र हो सकते हैं। हमने तो आपका किसी और के साथ क्या कर रखा है, अत्याचार कर रखा है, उनको मार के यहाँ से भगाया है। तो भैया इस लाइन को क्या करिए, आप
चेंज करिए। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी आपका कहानी, जिसकी वजह से प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया में इसकी क्या की जा रही है, मांग की जा रही है कि जो ये लाइन है ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एंथम में, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, उनके सम्मान के लिए जिनको मारा गया, जो यहाँ के मूल निवासी थे, आदिवासी थे, उनको मारा गया, उनके सम्मान में हम इस लाइन को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो होता क्या है, अभी आपका ऑस्ट्रेलिया की जो आपका न्यू साउथ वेल्स की जो आपका सीनेटर होती हैं, जिनका नाम है ग्लैडिस ब्रेंजेंक्लिन, ठीक है ना, ये आपका लंबे समय से मांग कर रही हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया का आपका एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर यहाँ का जो नेशनल एंथम है, उसको लिखा गया था पीटर डॉट्स के द्वारा। किसके द्वारा? पीटर डॉट्स, जिसको आपको सामने उनकी तस्वीर दिख रही होगी। और ये है आपका ग्लैडिस, जिन्होंने लंबे समय से आपका मांग कर रही हैं कि आपका जो नेशनल एंथम है ऑस्ट्रेलिया का, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, उसमें जो लाइन है फॉर वी आर यंग एंड फ्री, इस लाइन को क्या किया जाए, हटा लिया जाए। तो आई होप दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी की बात करें तो वो है कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में रहस्यमयी चमकदार मशरूम समाचार में थे, न्यूज़पेपर में थे, किस राज्य में खोजे गए? इसका राइट आंसर है मेघालय। अब दोस्तों इसको रहस्यमयी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपका ये जो चमकीले आपका मशरूम है, ठीक है ना, ये रात में क्या है, जुगनू की तरह चमकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मेघालय के लोग इस जुगनू की तरह चमकने वाले मशरूम का यूज वहाँ टॉर्च के रूप में करते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये चमकते क्यों हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एक आपका रसायन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, रसायन होता है, उसका नाम होता है ऑक्सील्यूसीफेरिन। क्या नाम होता है? इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऑक्सील्यूसीफेरिन। इसी आपका रासायनिक तत्व के उन मशरूम में उपस्थिति के कारण ये आपका चमकता है। और ध्यान रखिएगा, विश्व में जो चमकीले मशरूम हैं, चमकदार मशरूम हैं, इनकी 97 प्रजातियां ही पूरे विश्व में पाई जाती हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जो मेघालय है, मेघालय का एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, खासी, और खासी पहाड़ियों पर ही ये आपका चमकीले मशरूम पाए गए हैं। अगर बात करें आपका मेघालय की जो राजधानी है शिलांग, मुख्यमंत्री हैं कार्नोट संगमा, राज्यपाल हैं यहाँ के सत्यपाल मलिक, प्रमुख नेशनल पार्क हैं नोकरेक और बल्पक्रम। अगर बात करें आपका सर्वाधिक भारत में होने वाली वर्षा की, तो मानिसराम मेघालय यहाँ का सर्वाधिक बारिश होने वाला भारत का स्थान है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। मेघालय एक्चुअली में 3 पहाड़ियों पर स्थित राज्य है। वो 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। बहुत बार सवाल आता है कि आपका गारो, खासी, जयंतिया नामक जो पहाड़ियां हैं वो किस आपका राज्य में है। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने 100 दिनों के भीतर 8.82, ठीक है ना, लाख ग्रामीण घरों के निर्माण की घोषणा की? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। किसने? आपका सिर्फ 100 दिन में लगभग 8,82,000 क्या बनाए जाएंगे, घर निर्मित किए जाएंगे। और ये कोई डायलॉग नहीं है, ये हकीकत बात है। अब ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र सरकार किसके तहत कर रही है और क्यों कर रही है, जानते हैं इसका पूरा का पूरा सिचुएशन। ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र सरकार है उसकी एक योजना है, और जिस योजना का नाम है महाआवास योजना। इसी महाआवास योजना के तहत जो महाराष्ट्र सरकार है वो आपका 82 करोड़
लाख घरों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ठीक है ना। अब आपका ये जो निर्माण किया जा रहा है वो निर्माण आपका महाआवास योजना के तहत तो किया जा रहा है, लेकिन ये भी आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का जो PMAY है इसका पार्ट है। 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या होती है, शुरुआत होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसका मकसद होता है आपका 2022 तक 2.98 करोड़ मकानों का क्या करना, निर्माण करना। और ये दो आपका जो है इसमें पॉइंट होते हैं, एक तो आपका शहरी क्षेत्रों में और दूसरा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्र में जो इसका कार्य किया जाएगा घरों के निर्माण का वो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो ये महाराष्ट्र में आपका योजना है, महाआवास योजना, जो महाराष्ट्र के नाम से ही शुरू हो रही है, ध्यान रखिएगा इसमें आपका जो टोटल धनराशि खर्च की जाएगी वो आपका 8,000 करोड़, कितना, 8,000 करोड़ इसमें आपका खर्च की जाएगी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये योजना एक्चुअली में गरीबों के लिए ही शुरू की गई है जिनके पास पक्के मकान नहीं है। और इसमें 2011 के सेंसस के तहत, किसके तहत, जनगणना के तहत ही आपका जो निर्धन है उनको ही सोशली इकोनॉमिक की जो आपका जो है सेंसस है या आपका गरीब है उनको ही आपका ये आवास प्रदान किए जाएंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह, इनको आपका गोवा का भी कार्यभार है। तो कोश्यारी यानी भगत सिंह कोश्यारी, प्रमुख नेशनल पार्क हैं आपका संजय गांधी और चंदोली, तुगारेश्वर और नवेगांव। तो ये आपका प्रमुख यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर मैंने आपका आई थिंक 21 नवंबर की करंट अफेयर्स में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। हाल ही में निर्वासित तिब्बती सरकार को 60 साल बाद व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रेसिडेंट या शिक्यांग कौन है, उसका राइट आंसर है लोब्सांग सांगे। दोस्तों हुआ क्या, मैंने आपको बताया था कि 1961 में जो तिब्बत है, तिब्बत में क्या होता है, पहली बार इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो एक संस्था है जिसका नाम है TIP यानी तिब्बत पार्लियामेंट एंड ऑक्साइल, ठीक है ना, इसी के द्वारा आपका क्या किया गया, यहाँ पर इलेक्शन कराए गए, संसद का गठन किया गया। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो संसद का नाम है वो है आपका कसाग। क्या नाम है, कसाग। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो आपका कसाग है इसके चुनाव अगले साल यानी 2021 में होने वाले हैं, 2 चरणों में, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपका पहले वीडियो में भी आपको डिटेल से बताया हूँ। तो आपका 1961 में पहली बार इसके संसद का गठन होता है। उसके बाद से USA ने कभी इसको आमंत्रित नहीं किया, लेकिन पहली बार आपका USA ने इसके जो शिक्यांग हैं यानी प्रेसिडेंट हैं उनको इनवाइट किया है व्हाइट हाउस में। एक्चुअली में व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या है, निवास स्थान है। इस पॉइंट को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने रुपे कार्ड 2 के शुभारंभ के दौरान, यानी आपका जो सेकेंड फेज है वो रुपे कार्ड 2 के नाम से जाना गया है, का शुभारंभ के दौरान किस देश के नागरिकों को रुपे कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दी। ये है आपका भूटान। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये रहा आपका रुपे कार्ड। ये क्या है, रुपे कार्ड है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा आपका जो रुपे कार्ड है वो भारत का ही क्या है, एक कंपनी है। अब ध्यान रखिएगा जैसे आपका जो बैंक होता है, बैंक का जो मेंटेन आपका होता है, खाते का मेंटेन तो बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा ATM का जो मेंटेन है वो डिफरेंट कंपनीज करती हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। और भारत ने एक कंपनी की स्थापना की जिसे हम लोग रुपे के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा
इसको 2018 में भारत सरकार के द्वारा कहाँ पर आपका फेज 1 में लॉन्च किया गया, भूटान में। अब ध्यान रखिएगा 2018 में एक्चुअली में जो भारतीय नागरिक भूटान जाते थे, ठीक है ना, जो भारतीय नागरिक आपका भारत से भूटान जाते थे वही नागरिक आपका भूटान में इस रुपे कार्ड का यूज कर सकते थे फेज 1 में। लेकिन अभी आपका जो फेज 2 है उसके तहत आपका जो भूटान के नागरिक हैं, नंबर 1 तो रुपे कार्ड का यूज वो भूटान में कर पाएंगे, और दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भूटान के नागरिक अब भारत भी आएंगे तो इस रुपे कार्ड का यूज कर पाएंगे, यानी पैसे निकाल पाएंगे। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें भूटान की, भूटान आपका हमारा एक पड़ोसी देश है, ठीक है ना, और भूटान की राजधानी आपका क्या, थिम्पू। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन प्रधानमंत्री का नाम है आपका लोटे शेरिंग। क्या नाम है आपका, लोटे शेरिंग। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है आपका रुपया। अगर आपका इनके अदर फैक्ट की बात करें तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी आपका तड़ित गर्जन का जो देश कहा जाता है, ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये तड़ित गर्जन का देश यानी लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, इसी भूटान को कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक यानी हैप्पी इंडेक्स को अपनाने वाला ये विश्व का पहला देश था। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका रुपे कार्ड और आपका ये है कहाँ के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग और ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन सारे पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में भारत किस योजना के तहत यानी 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च कर रहा है। उसका राइट आंसर है सतत योजना। किस योजना के तहत, सतत योजना के तहत भारत जो है 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च कर रहा है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, होता क्या है, आपका जो भारत सरकार है, भारत सरकार इस योजना को 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च करती है। अगर सतत की बात करें तो सतत का फुल फॉर्म है दोस्तों एस यानी सस्टेनेबल, ए मतलब अफोर्डेबल, टी मतलब थ्रू, ए मतलब अल्टरनेटिव और टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन। यानी कहने का मतलब ऐसी गैस जो आसानी से क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। अब ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली में बायोगैस क्या है, होता क्या है दोस्तों, बहुत बार आपका हम जो सड़ा गला पराल वगैरह होता है, ठीक है ना, या आपका जो है जैविक खाद वगैरह घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका कभी कभी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो भारत सरकार ने अभी एक योजना चलाई जिसका नाम है आपका सतत। इस सतत योजना के तहत क्या होंगे, डिफरेंट जगहों पर इसके प्लांट लगाए जाएंगे और इस प्लांटों में आपका हम लोग क्या करेंगे, जो पराल वगैरह होती है जो वेस्ट हो जाती है और आपका बहुत बड़ी समस्या, इसको जला दिया जाता है, तो इस पराल को लाया जाएगा और इन प्लांटों में आपका इसको भरा जाएगा। साथ में ही जो आपका सड़ा गला चाहे वो कूड़ा करकट वगैरह होता है वो सारी चीज़ें इसमें बायो जो कूड़ा होता है उसको डाला जाएगा और इससे आपका क्या बनेगी, गैस बनेगी और उसका वाहक क्या होगा, मीथेन। क्या होगा, मीथेन। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो होगा क्या कि जो ये जो CBG है यानी कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसको आपका भरा जाएगा और वो मीथेन गैस होगी उसमें मुख्यतः, ठीक है ना। तो इससे आपका फिर इसको बाद में क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। और भारत सरकार ने जो BPCL है और साथ में HPCL है, इसके साथ आपका इसको समझौता किया है और इसको जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए इन दो आपका भारतीय लिमिटेड कंपनियों से क्या कर रखे हैं, समझौते कर रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च कर रखे हैं और ये कर रखे हैं आपका सतत योजना यानी सस्टेनेबल अफोर्डेबल थ्रू अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किस स्थान पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल और गैस की खोज शुरू की, ये महानदी बेसिन में आपका कर रखी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण भारत में है और आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में आपका बहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये महानदी बेसिन पर आपका प्राकृतिक गैस
खोज शुरू कर रखी है वो आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में कर रखी है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर उड़ीसा की राजधानी बात करें तो भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, प्रमुख नेशनल पार्क सिमलीपाल और भितरकनिका। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने किसे अंतर संसदीय संघ का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया? इसका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों इससे पहले ये आपका जम्मू कश्मीर के क्या थे? उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और अभी आपका वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा। इस पॉइंट को याद रखेगा, ये पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, क्योंकि आजकल बहुत चर्चाओं में है और बीच में आपका 370 को ख़त्म करने के बाद और चर्चाओं में है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये अभी आपका भारत के CAG यानी कैग है। क्या है? कैग है। अब ध्यान रखिएगा कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। भारत के जो आपका खर्चे होते हैं भारत सरकार के, उन आंकड़ों की आपका जांच करता है, यानी जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी स्कीम होती हैं, उसमें पारदर्शिता से खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसमें कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है, जिस कार्य के लिए ये खर्च किए जा रहे हैं क्या उस कार्य में ये खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब आपका जो है ऑडिटिंग का जो काम करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कैग के द्वारा किया जाता है। एक आर्टिकल है 148, इसी के तहत आपका भारत में CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की क्या होती है? नियुक्ति होती है। और ध्यान रखिएगा इसका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और सेवानिवृत्त यानी आपका 65 साल में ये क्या हो जाते हैं? रिटायरमेंट हो जाते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के क्या है? कैग है। अब इनको अंतर संसदीय संघ का बाहरी लेखा परीक्षक बनाया गया। होता क्या है जो अंतरीय संसदीय संघ है इसकी जो स्थापना होती है वो 1998 में होती है। इसका मकसद ये होता है कि जो विभिन्न आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे UNO है या विश्व बैंक है या अन्य है, ठीक है ना, उनके आपका जो है ऑडिट का काम भी इन्हीं आपका अंतर संसदीय संघ में जो शामिल सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और अभी जो गिरीश चंद्र मुर्मू है इनको आपका इसका लेखा परीक्षक भी नियुक्त किया गया, और ये भारत के कैग भी हैं यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में किस राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित परिवार अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। एक्चुअली में भोजन के प्रति, खाद्य आपूर्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये आपका पोषित परिवार सुपोषित परिवार मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी की तो भोपाल आपका यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जबकि प्रमुख नेशनल पार्क कान्हा, ठीक है ना, पन्ना, जो कभी आपका जो है हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका जो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला ये भारत का क्या है? 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। माधव, पेंच और संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? आपका इसी मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगर बात करें आपका सर्वाधिक प्रतिशत आपका जंगलों की यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं आपका मध्य प्रदेश में भी। तो इस एडिशनल आपका फैक्ट को भी आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और सर्वाधिक बाघों की संख्या भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चर्चाओं में रहा, जिसे नाम दिया गया है नाविक। अब दोस्तों ये पक्का एग्जाम में आएगा, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये है दोस्तों आपका अपना इंडिया, ठीक है ना, ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा। अब आपका ये जो अभी हाल ही में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है ये है क्या चीज़, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा जो ये आपका नाविक लॉन्च किया गया है ये क्यों किया गया है और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और भारत आपका इसको लॉन्च करने वाला, नेविगेशन को लॉन्च करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो GPS हम लोग बहुत बार सुनते हैं, क्या सुनते हैं?
जीपीएस सुनते हैं, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखिए जीपीएस का यूज कब करते हैं, यानी गूगल मैप का यूज़ आप लोग करते हैं ना। जैसे मान लो हमें कहीं जाना है और हमें वहाँ की जानकारी नहीं है, ठीक है ना, वहाँ की जानकारी नहीं है तो हम क्या करते हैं कि आपका मैप के थ्रू वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोच लो आपका, हम लोग दिल्ली पे हैं, ठीक है ना, दिल्ली के आपका किसी भी क्षेत्र में लगा ले राजीव नगर में, ठीक है ना, हमें जाना है मुखर्जी नगर, तो हम लोगों को पता नहीं है कि मुखर्जी नगर किस ओर है, तो हम वहाँ पर लोकेशन को क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो आपका क्या होगा कि हमें कहीं ना कहीं उस ओर जाने वाला या तो मेट्रो या आपका सड़क से या पैदल जाने वाला रास्ता क्या हो जाएगा, हमें दिख जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उसी के थ्रू आपका जाते हैं। तो यही आपका समुद्र में भी होता है। अब आप ध्यान रखिए, अगर हम लोग रोड की बात करें तो रोड में लिखा होता है कि भैया आगे मोड़ है या आगे आपका जो है राइट आपका यहाँ से इधर जाएगा या यहाँ से आपका जो इस क्षेत्र को जाएगा या इस शहर को जाएगा, ये सारी बातें लिखी होती हैं। अब समुद्र में तो ऐसा होता है नहीं ना, तो हम जीपीएस सिस्टम के द्वारा ही आपका क्या करते हैं, नेविगेशन सिस्टम के द्वारा ही कहाँ जाते हैं, समुद्र में यात्रा करते हैं। नहीं तो भैया होगा क्या, अगर हमें आना होगा केरल, ठीक है ना, अब हमें पता ही नहीं होगा रास्ता, तो आपका हम तो कहाँ उतर जाएंगे, इधर श्रीलंका में उतर जाएंगे या दूसरी जगह उतर जाएंगे। तो ये आपका जो IRMSS है, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे आपका नाविक नाम दिया गया है, ये हमारा एक प्रकार से स्वदेशी जीपीएस सिस्टम है जो हमें समुद्र में क्या करेगा, मार्ग बताने का, दिखाने का, आपका समुद्र में दिशा का पता लगाने का, जो जहाज चलते हैं समुद्र में वो काम करेगा। अब ध्यान रखिए, ऊपर जो आपको ये इस तरीके से आपका पीले आकार में और नीले आकार में छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में सैटेलाइट है। क्या है दोस्तों, सैटेलाइट है, यानी उपग्रह है। और ध्यान रखिएगा, इन उपग्रहों के सहारे ही ये जो आपका IRNSS है, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये आपका संचालित होगा, जिसे हमने क्या नाम दे रखा है, नाविक नाम दे रखा है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। कितने उपग्रह, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 7 उपग्रहों के द्वारा संचालित होगा, है ना, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसकी जो रेंज है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें 7 सैटेलाइट है, ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा ये आपका लगभग जो सेंट्रल इंडिया, मान लो हम इंडिया हैं, तो इंडिया के चारों तरफ लगभग 1500 किलोमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, यानी आपका ट्रेस कर सकते हैं। मान लो आपका चाइना में कोई गतिविधि हो रही है तो उसको भी हम क्या करते हैं, आप ट्रेस कर सकते हैं, जबकि इससे पहले नहीं कर सकते थे। अब इसकी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, इसके द्वारा आपका जो भारत का नाविक है उसको क्या दे दी गई है, अनुमति दे दी गई है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और आपका वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के द्वारा मान्यता प्राप्त होने वाला भारत आपका चौथा देश बन गया है जिसका समुद्र में क्या होगा, आपका नेविगेशन सिस्टम होगा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि इससे पहले कौन से देश हैं, ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपका यूएसए है जिसके सिस्टम को हम कहते हैं जीपीएस। क्या कहते हैं, जीपीएस। दूसरा देश है आपका रसिया, ठीक है ना, कौन है आपका, रसिया, जिसके आपका जीपीएस को हम लोग कहते हैं ग्लोनास। क्या कहते हैं, ग्लोनास। अगर बात करें तीसरे की तो हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है आपका चाइना, और चाइना के जीपीएस को कहते हैं वाइडस। क्या कहते हैं, वाइडूस। इस पॉइंट को भी आप अच्छे ध्यान रखिएगा, वाइडूस। और भारत के आपका जो जीपीएस सिस्टम है उसे नाम दिया गया है आपका नाविक। क्या नाम दिया गया है, नाविक। और ध्यान रखिएगा, जो ये आपको सैटेलाइट दिख रहे हैं, ठीक है ना, सैटेलाइट दिख रहे हैं, ये आपका पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और यहीं से आप काम करेंगे। अगर हमें आपका नज़र रखनी है तो हम पूरा का पूरा चाइना पर नज़र रख सकते हैं, फिलीपींस, आपका इंडोनेशिया, नीचे आपका श्रीलंका, इधर आपका पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इन सारे एरियाज़ पे अब हम लोग इस
नाविक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिपक्षीय शांतिकालीन नौसैनिक युद्ध अभ्यास सिटमैक्स किन देशों के मध्य हुआ? उसका राइट आंसर है भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। ये 3 देशों के मध्य हुआ है ये जो आपका नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अब ये जो आयोजन हुआ वो अंडमान सागर में हुआ, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसे होस्ट किया गया सिंगापुर के द्वारा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करें सिंगापुर और भारत के बीच में अन्य एक्सरसाइज की, तो भारत और सिंगापुर के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सीमैक्स। इसको दोस्तों जरूर आपका याद रखिएगा, क्या है, सीमैक्स, ठीक है ना। अगर बात करें भारत और थाईलैंड की, तो जो मैत्री है, मैत्री आपका भारत और थाईलैंड के बीच क्या होता है, आयोजित होता है। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस। फिर मिलते हैं नई ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।